गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 18 जनवरी से हम लोग अपना रिवीजन सेशन भी इंक्लूड करते हुए आगे चलेंगे और कल तक हमने जो भी हमारा छूटा हुआ था उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज से हम अपना रिवीजन भी साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आपको ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 जनवरी, दैट इज डी ऑप्शन। और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में एक्सटेंड किया अपने वार्म विशेस को इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए ऑन आर्मी डे, जहाँ पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एनुअल बेसिस पे। ठीक है, तो हर साल हम इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार इसको 1949 में सेलिब्रेट किया गया था और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो हैं ये पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने एक हिस्टोरिक ट्रांजिशन किया था फ्रॉम ब्रिटिश लीडरशिप। और इसी के साथ ये 76th आर्मी डे था हमारा 2024 में। अगर आपसे थीम पूछी जाए तो थीम हमने रखी थी इन सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, ये हमने थीम रखी थी और इसी के साथ ये इंडियन आर्मी के मोटो से भी मैच करता है, जो कि क्या होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो दो बातें आपको याद रखनी है। इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को हर साल और इस साल के लिए हमने थीम रखी इन सर्विस ऑफ द नेशन। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर ऑब्जर्विंग द अर्थ रोटेशन डे इन 2024। सबसे पहली बात कि अर्थ रोटेशन डे 2024 में हमने कब सेलिब्रेट किया। आंसर है 8 जनवरी। और यहाँ पे आपसे थीम पूछी जा रही है तो थीम हमने रखी थी इस दिन के लिए ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। ठीक है, अच्छा इसी दिन हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो अर्थ की रोटेशन है उसकी डिस्कवरी हुई थी कि अर्थ अपनी जो एक्सिस है उस पर 24 आवर्स में रोटेट करती है। एक तो होता है इसका रेवोल्यूशन जो वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, दूसरा उसका रोटेशन होता है जो कि एक रोटेशन उसका 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस रोटेशन को हमने इसी दिन नोटिस किया था या पाया था, इसीलिए हम 8 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। थीम हमने रखी ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। एवरी ईयर ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 27 दिसंबर को। व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल फार्मर्स डे 2023। कोई भी डे की थीम जानने के लिए ये ज़रूरी है जानना कि उस दिन को हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल फार्मर्स डे हर साल हम 23 दिसंबर को मनाते हैं और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी, बहुत बार मैंने आपको बताया है, डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। ये पूरी थीम थी इस साल की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन अरबिक लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच इंपॉर्टेंट डेट। यूएन अरबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट होता है 18 दिसंबर को। ठीक है, दो और कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो 18 दिसंबर को हम मनाते हैं। इसमें पहला दिन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट डे है नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे। जो माइनॉरिटीज़ के अधिकार हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 18 दिसंबर को। तो बेसिकली 3 दिन होते हैं 18 दिसंबर को जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यूएन अरबिक लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे और नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच इंपॉर्टेंट डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हम मनाते हैं 12 दिसंबर को। ठीक है, सारे लोग जरा कमेंट्स में बताइएगा कि सिविल एविएशन डे दिसंबर मंथ में हम किस डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो सारे लोग प्लीज अपना जवाब कमेंट्स में मेंशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्ची खरीक डेट्स विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ये जो खजूर की वैरायटी है हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है ये आपको ये पूछ रहा है। तो ये एक इंडिजिनस डेट वैरायटी है कच्छ की, जो कि गुजरात के अंदर होती है और इसी के साथ ये गुजरात का सेकेंड जीआई टैग है। ठीक है, तो 400 से 500 साल पुराना खजूर है ये, जो काफ़ी फेमस है, यानी कि 500 साल से यहाँ पे। और ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द सीड्स जो कि टॉस्ड होते हैं बाय द सेटलर्स रिटर्निंग फ्रॉम हज इन द मिडल ईस्ट, और फिर इनको यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता है और ये जाने जाते हैं अपने सैलिनिटी टॉलरेंस के लिए। साथ ही साथ ये जो कच्छ वाला एरिया है ये इकलौता ग्लोबल हब है
जहाँ पे इकोनॉमिक तरीके से कल्टीवेट, मार्केट और कंज्यूम किया जाता है फ्रेश डेट्स को, और इसी के साथ ये अकाउंट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं 85% ऑफ इंडिया की टोटल डेट पाम कल्टीवेशन। ठीक है, तो कच्ची खारिक डेट्स को हाल ही में यहाँ पे जीआई टैग दे दिया गया है और ये प्रोडक्ट है गुजरात स्टेट का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देख लेते हैं, यानी कि जिनको कुछ दिनों पहले ही या कुछ महीनों पहले ही जीआई टैग मिला है। इसमें पहला प्रोडक्ट है वैंट्रो वुडन क्राफ्ट विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो वैंट्रो वुडन क्राफ्ट अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। एक्चुअली आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश से 3 प्रोडक्ट थे जिनको जीआई टैग मिला था। पहला था वैंट्रो वुडन क्राफ्ट, सेकेंड प्रोडक्ट था यहाँ पे तिब्बतन कार्बेट्स, इनको भी जीआई टैग दिया गया और ये भी अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है, और थर्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे आदि केकर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को एक साथ जीआई टैग दिया गया था। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर किश्तवाड़ सैफरन। किश्तवाड़ सैफरन जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है और इसको कुछ दिनों पहले जीआई टैग मिला है। विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर विच कैश्यूज। तो कैश्यूज के लिए जीआई टैग मिला है गोवा स्टेट को। साथ ही आपको याद रखना है कि गोवा में एक पर्टिकुलर मैंगो की वैरायटी है जिसका नाम है मनकुराद मैंगोज, इसको भी कुछ महीनों पहले ही जीआई टैग दिया गया। तो गोवा से 2 प्रोडक्ट हो गए, एक तो हो गया ये कैश्यूज, इनके कैश्यूज बहुत फेमस हैं, और साथ ही मनकुराद मैंगो। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसीव द जीआई टैग फॉर सी बकथॉर्न। ये प्रोडक्ट है लद्दाख का, इसको भी कुछ दिनों पहले ही जीआई टैग मिला। कोरापूत कालजीरा राइस विच गॉट द जीआई स्टेटस इज कल्टिवेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कोरापूत राइस जो है ये उड़ीसा का प्रोडक्ट है और इसने भी ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। नेक्स्ट है भादिरवाह राजमाश एंड सुलाई हनी विच गॉट द जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये दोनों प्रोडक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट हैं। अगर हम 2023 की बात करें, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बसोहली पेंटिंग था जो कि काफ़ी फेमस है, इसको लास्ट ईयर जीआई टैग मिला है और बहुत रिसेंट है, इसलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर मशरूम्स की एक वैरायटी है जिसको आप मॉरल मशरूम के नाम से जानते हैं, ये भी जीआई टैग मिला जा चुका है इसको भी, और ये भी जम्मू एंड कश्मीर का ही प्रोडक्ट है। और इनके अलावा राजौरी का जो चिकरी वुडन क्राफ्ट है इसको भी जीआई टैग मिला है, और एक राइस की भी वैरायटी है जम्मू एंड कश्मीर से जिसका नाम है मुश्क बुदजी राइस। ओके, तो इतने प्रोडक्ट हो गए आपके जम्मू एंड कश्मीर से जिनको जीआई टैग लास्ट ईयर मिला। फिर तमिलनाडु से भी 2 प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग दिया गया। इसमें पहला प्रोडक्ट था कंबम ग्रेप्स, ये एक अंगूरों की वैरायटी है, और सेकेंड प्रोडक्ट था यहाँ पे मना मदुरई पॉटरी। ओके, तो ये कुछ जीआई टैग के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये पिछले 5-6 महीने में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। आपको बताना है कौन से स्टेट की रेड एंड चटनी है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ज़रा इसको कमेंट्स में बताइएगा। कुछ दिनों पहले आपको सीएम मैम ने ही पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कालाराम मंदिर विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कालाराम मंदिर जो आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है? तो ये महाराष्ट्र की टेम्पल है एक, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में विजिट किया है कालाराम मंदिर को, जो कि लाई करता है महाराष्ट्र के नासिक सिटी में, और ये सिचुएटेड है गोदावरी की बैंक्स के पास। और इसका नाम जो कालाराम रखा गया है ये ब्लैक स्टैचू को रेफर करता है जो कि इसके अंदर मौजूद है लॉर्ड रामा की। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट पे गए थे इसीलिए ये चर्चे में आ गई थी। सिंपली आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि कालाराम मंदिर कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अनामलाई टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अनामलाई टाइगर रिजर्व जो आजकल चर्चे में है, कौन से स्टेट में लाई करता है? तो ये टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट का। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्टिव तरीके से कॉम्बैट किया है इन्वेसिव स्पेशीज को इन द कोर टू द एनिमल टाइगर रिजर्व, और जो नेटिव ट्री सैपलिंग्स हैं वो बेसिकली रिप्लेस करेंगे क्लियर्ड इन्वेसिव प्लांट्स को ऑन 90 हेक्टेयर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट लैंड इसी साल। और ये जो ATR है बेसिकली सिचुएटेड है इन द वेस्टर्न घाट साउथ ऑफ द पलक्कड़ गैप, और ये सराउंडेड है बाय द वाइल्ड लाइफ रिजर्व। साथ ही इससे लगा हुआ है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्योंकि अनामलाई टाइगर रिजर्व थोड़ा सा न्यूज़ में था, इसकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा। आंसर इज तमिलनाडु। यूजुअली ये जो टाइगर रिजर्व वगैरह हैं या कोई भी अगर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है तो उसकी लोकेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि आपका वनडे एग्जाम है, डिटेल में ज़्यादातर एग्जामिनर नहीं जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है पुनगानुर काऊ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज नेटिव टू विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है ये जो वैरायटी है काऊ की ये कौन से इंडिया स्टेट में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये बात क्यों चर्चे में आई थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पर्सनली फीड किया था इन काउस को अपने नई दिल्ली के रेजिडेंस में, ठीक है। और ये नेटिव है, यानी कि ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश के पुनगानुर विलेज में, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 70 to 90 सेंटीमीटर्स टॉल होते हैं और इनका जो वेट है वो लेस दैन 200 kgs होता है, ठीक है। तो ये जाने जाते हैं अपने रेजिलियंस के लिए टू द ड्रॉट, और ये अडाप्ट कर लेते हैं लो क्वालिटी फीड को, साथ ही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं विथ 8% ऑफ फैट कंटेंट, और इनका जो मिल्क है वो काफ़ी रिच होता है न्यूट्रिएंट्स के मामले में, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक इको फ्रेंडली काउस माने जाते हैं और इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, और इनका रोल देखा गया है आंध्र प्रदेश के टेम्पल्स में इंक्लूडिंग द तिरुपति थिरुमाला टेम्पल, ठीक है। तो पुनगानुर काऊ इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्हें पर्सनल तौर पे फीड किया था कुछ दिनों पहले। याद रखिएगा ये कहाँ पे पाए जाते हैं या कौन से स्टेट के नेटिव स्पीशीज हैं, आंसर इज आंध्र प्रदेश। Atpadi Conservation Reserve recently seen in the news is a new conservation reserve of which Indian state? Atpadi Conservation Reserve कौन बना रहा है, आंसर इज महाराष्ट्र। गंगा सागर मेला इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गंगा सागर मेला जो है इसको हाल ही में सेलिब्रेट किया है वेस्ट बंगाल स्टेट ने, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है आफ्टर कुंभ। नेक्स्ट है सुचिता सतीश हु वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये कौन से स्टेट? तो ये पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है जहाँ पे इन्होंने 140 लैंग्वेजेस में सिंग किया है, यानी गाना गाया है, और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, आंसर इज केरला। India's first multi-sport beach games started recently in at which state or the union territory? इंडिया का पहला मल्टी-स्पोर्ट बीच गेम्स स्टार्ट हो चुका है दमन एंड दीव में, ठीक है। नेक्स्ट है पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ विच तमिल मंथ? पोंगल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं किस तमिल मंथ को इनोग्रेट करने के लिए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज थाई। पोंगल फेस्टिवल इनके तमिल कैलेंडर से काफ़ी हद तक टाई करता है क्योंकि इसकी हेल्प से जो तमिल मंथ है थाई उसका ये वेलकम करते हैं, और इसको मिड जनवरी में लगभग सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे जो तमिलियंस हैं वो अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं टू द नेचर फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, और इसी के साथ ये डिफरेंट रिचुअल्स और फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पोंगल फेस्टिवल जो है ये किस तमिल मंथ के इनॉग्रेशन की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर इज थाई। चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज़ में थे। फर्स्ट है रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल को राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। इसकी अगर स्पेसिफिक सिटी आपसे पूछी जाएगी तो बीकानेर में, ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 था इसके लिए कौन सी सिटी है जो होस्ट थी? तो आंसर इज फरीदाबाद। Next है which city in Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue to host the National Youth Festival 2024? नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 के लिए किस जगह को वेन्यू बनाया गया? तो आंसर इज नासिक, ठीक है। The popular Sunburn Electric Dance Music Festival that was recently in news is related to which state or the Union Territory? ये जो Sunburn Electronic Dance Music Festival है ये काफ़ी फेमस है और ये गोवा में मनाया जाता है। एनुअल फेस्टिवल शार अमरतला तौरगया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट है विच अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज द यंग साइंटिस्ट हु मेड एन एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द गिवन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो कौन सा इसमें से अवार्ड है जो दिया जाता है यंग साइंटिस्ट को उनको रिकॉग्नाइज और इनकरेज करने के लिए जिन्होंने अपना एक एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे आंसर है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो जो नॉमिनेशंस हैं 2024 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड्स के वो ओपन हो चुके हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अवार्ड पोर्टल। कब से कब तक ओपन रहेंगे? ये 14 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ठीक है। इसको इंस्टीट्यूट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
और ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं इनके थ्रू रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर किया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में। और जो नेशनल अवार्ड है ये सेलिब्रेट करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को, डिफरेंट रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और जो भी इनोवेटर्स वगैरह हैं उनके। और साथ ही शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है इसके थ्रू यंग साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज और इंकरेज किया जाता है इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट है सुकंता मजुमदार, हु इज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ संसद रत्न अवार्ड, बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। सुकंता मजुमदार जो कि वन ऑफ द रेसिपिएंट्स हैं संसद रत्न अवार्ड की, ये किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? आंसर इज बीजेपी। Professor P.R. Kamboj, who was recently announced the winner of 14th M.S. Swaminathan Award, is associated with which field? तो हाल ही में इनको ऑनर किया गया विद 14th M.S. Swaminathan Award, और ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो आंसर इज एग्रोनॉमी। ओके। Who has recently won the Great Arab Minds Award in the field of literature and art? Great Arab Minds Award प्रेजेंट किया गया है वैसिनी लारिज को। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स। Who has recently been awarded the Impact Fielder of the ODI series? ये अवार्ड दिया गया साई सुदर्शन को। और लास्ट है, Who has been awarded the 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज? ये जो प्राइज है ये दिया गया सुकृता पॉल को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेंटिल यानी मसूर ड्यूरिंग द 2023-24 क्रॉप ईयर्स। कौन सी कंट्री है इसमें से जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर हो चुकी है मसूर की ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है ये दुनिया की लीडिंग लेंटिल प्रोड्यूसर हो जाएगी ड्यू टू एक्सपैंडेड कल्टिवेशन। और पहले इसको सिर्फ कंज्यूम किया जाता था एज दाल, लेकिन बाद में इसका और भी बहुत सारा डिफरेंट यूज होने लगा कंज्यूम करने के पर्पज से। और इसका जो ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर है वो 18 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही जो लोमी सैल होती हैं वहाँ पे जो कंडीशंस पाई जाती हैं वो इसके लिए सबसे ज़्यादा आइडियल होती हैं। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेंटिल ग्रो होता है वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक है, तो ऑल्दो हम सेकेंड पोजिशन पे रैंक करते हैं इन द प्रोडक्शन अब तक, इसके बावजूद इंडिया इंपोर्ट करता है इस प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सिंगापुर एंड टर्की। ठीक है, तो अब इस साल में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बनने वाले हैं। अभी तक हम सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती थी और हम इन कंट्रीज से इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड विच कंट्री एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। हाल ही में WHO ने सर्टिफाई कर दिया है कैबो वेर्डे कंट्री को एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। Which country has recently passed a significant legislative bill banning the consumption and sale of dog meat? यहाँ पे आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने एक बिल पास किया है जिसके बाद ये डॉग मीट के कंजम्पशन को और सेल को काफी हद तक बैन करने वाले हैं। Which country recently imposed a ban on its citizens from traveling to Russia or Ukraine for employment? हाल ही में नेपाल ने डिसाइड किया है कि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर बैन लगाएंगे, जिसके बाद वो रशिया और यूक्रेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। In which country is the Al Udeid Air Base located, where the US has recently extended its military presence for another 10 years? ये जो बेस है ये लाई करती है कतर में, जहाँ पे यूएस ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो अपना मिलिट्री प्रेजेंस अगले 10 सालों के लिए और एक्सटेंड करेंगे। Which country recently announced its participation in developing a module on NASA's Lunar Gateway Station alongside the USA, जापान, कनाडा एंड द यूरोपियन यूनियन? कौन सी कंट्री है जिसने अपना पार्टिसिपेशन अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे मॉड्यूल को ऑन नासा के ल्यूनार गेटवे स्टेशन पे, यूएसए, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर? तो यहाँ पे आंसर है कंट्री यूएई। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स? ये बुक किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रिनाउंड ऑथर NJ अकबर। ठीक है, और को ऑथर है इसके के नटवार सिंह। इन्होंने मिलके इस किताब को लिखा है और लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया एक सिग्निफिकेंट इवेंट के दौरान, जिसको कि होस्ट किया हमारे चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। ठीक है,
इस बुक में बेसिकली फोकस किया गया है महात्मा गांधी के मास कैंपेन्स के ऊपर। कौन कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला जो कि हुआ था 1920 में, सेकेंड है साल्ट सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था, और फिर बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, जिसके बाद फाइनली ब्रिटिश रूल को खत्म करने की बात हो गई थी। ठीक है, इस बुक में बहुत ही अच्छे से गांधी जी का जो यूज़ था सॉफ्ट पावर का, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है, और उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच था स्मार्ट पावर के तौर पे उसको सामने लाया गया है। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी गांधी जी के बारे में और जानना चाहते हैं वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। किसने लिखी है इस किताब को? तो आंसर है एमजे अकबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी किताब लिखेंगे या किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर किताब लिखी जाएगी तो उस केस में ही आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज डेली 8-10 किताब तो रिलीज होती ही हैं, तो हर किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द जंगल बुक? जंगल बुक किसने लिखी है? तो ये सब जानते होंगे, आंसर इज रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ डिस्क्वाइट? इसके राइटर कौन है? आंसर इज फर्नांडो पेसोआ। थर्ड है हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल्ड एज वाई भारत मैटर्स? वाई भारत मैटर्स को लिखा है एस जयशंकर ने। पॉल लिंच हु रिसीव्ड द 2023 बुकर प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री? तो पॉल लिंच जो है वो विनर थे 2023 के बुकर प्राइज के, और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर इज आयरलैंड। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल मदर ऑफ 1084? इसके ऑथर कौन है? आंसर है महाश्वेता देवी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके ऑथर्स को जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विच प्लेयर हैज बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 7 विकेट्स इन एन ओडीआई इंटरनेशनल मैच? इसमें से कौन से प्लेयर हैं जो कि फास्टेस्ट बॉलर बने हैं जिन्होंने 7 विकेट लिया किसी भी ओडीआई इंटरनेशनल मैच में? तो यहाँ पे आंसर है वानिंदु हसरंगा। और अगर हम एज ऑफ जनवरी तक की बात करें, जनवरी 2024 तक की, तो ये जो प्लेयर है श्रीलंका से वानिंदु, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है जिसमें फास्टेस्ट बॉलर हैं टू टेक 7 विकेट्स इन एन ओडीआई, और ये सिर्फ अभी 26 ईयर्स ओल्ड हैं, ऑलराउंडर हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया बाय टेकिंग 35 डिलीवरीज टू टेक 7 विकेट्स अगेंस्ट द कंट्री जिम्बाब्वे इन द 3rd ओडीआई इन कोलंबो। ठीक है, तो नवंबर 2023 में मोहम्मद शामी जो हैं ये फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने थे टू टेक 7 विकेट्स इन एन ओडीआई, और शामी ने इस फीट को अचीव किया था इन अ नॉकआउट गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। लेकिन फाइनली फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं वानिंदु, जो कि 7 विकेट्स लिए हैं जिन्होंने इन एन ओडीआई इंटरनेशनल मैच। वानिंदु की कंट्री जरूर याद रखिएगा, कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर इज श्रीलंका। चलिए, कुछ क्रिकेट करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है शॉन मार्श हु हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? शॉन मार्श जिन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस कर दिया है, कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, आपको ये बताना है। तो ये एक प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, और बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही इनके इंटरनेशनल कैरियर में, जहाँ पे इन्होंने 38 टेस्ट खेले हैं, 73 ओडीआईज खेले हैं, और इसके अलावा 15 T20 आईज भी खेले हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए, जहाँ पे इनका एक इंप्रेसिव एवरेज भी बना था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि शॉन मार्श ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। रिसेंटली विच क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू प्ले 150 T20 आईज? हाल ही में कौन से क्रिकेटर हैं जो पहले मेंस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को सब जानते हैं, टीम इंडिया के कैप्टन हैं। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट मेल प्लेयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ड्यूरिंग द सेकेंड T20 आई अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो कि हुई थी होलकर क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है रोहित शर्मा। डेविड वार्नर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट क्रिकेट इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? डेविड वार्नर कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। Dean Elgar, who recently announced his retirement from international cricket, is the former captain of which particular team? Dean Elgar साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। Who has recently become the 8th bowler in the world to take 500 or more wickets in the Test cricket? तो 8वें बॉलर कौन बन चुके हैं पूरी दुनिया से जिन्होंने 500 या उससे भी ज्यादा विकेट लिए हैं किसी भी टेस्ट क्रिकेट में? तो इनका नाम है नेथन लियोन। ठीक है, अगर इनकी कंट्री पूछी जाएगी आपसे तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024? इसमें से कौन सी सिटी है जो कि वेन्यू है इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन 2024 के लिए? तो बेसिकली ये सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस है और ये होगी दुबई यूएई में। यहाँ पे आयुष को शोकेस किया जाएगा एज अ रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर अप्रोच, जहाँ पे आप नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंट और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1500 एक्सपर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया से यहाँ पे इकट्ठा होंगे। 50 टॉक्स और 300 रिसर्च पेपर्स, 1300 डेलीगेट्स वगैरह मौजूद होंगे। इसका बेसिक एम है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की एफिकेसी को हाईलाइट करना, जिससे कि आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड एडिशन है इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस का और याद रखिएगा इसके लिए वेन्यू रखी गई है दुबई यूएई को। चलिए कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे सेलिब्रेशंस 2024? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? आंसर इज चेन्नई। विच चाइनीज सिटी होस्ट द एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल नोन फॉर इट्स लार्ज स्केल आइस स्कल्पचर? जो इनका एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल होता है वो कहाँ पे हुआ है? तो इनके यहाँ पे एक सिटी है हार्बिन, वहां पे हुआ है। ठीक है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024? इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। Which country is the host of 19th summit of the non-aligned movement 2024? कौन सी कंट्री होस्ट है 19वें समिट के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए? आंसर इज युगांडा। युगांडा में ये होस्ट किया जाएगा। Which city was the host to the inaugural India Strategy Conference held recently on December 2023? कौन सी सिटी होस्ट रही पहले इंडिया स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस के लिए? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं ताइवान के नए प्रेसिडेंट? तो यहाँ पे आंसर है विलियम लाई। ठीक है, ये इनका एक और नाम भी है बेसिकली, लाई चिंग ते, दोनों नाम इन्हीं के हैं और ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं ताइवान कंट्री के। और अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने किसको सक्सीड किया तो इनका नाम भी थोड़ा सा जहन में रखिएगा, साई इंग वेन। ठीक है, तो लाई का ये प्रॉमिस है कि वो कंटिन्यू करेंगे साई की फॉरेन पॉलिसी एफर्ट्स को, जिसमें कि ये रेजिस्ट करेंगे चाइना के प्लान को टू अनेक्स द ताइवान। और साई इंग वेन के बारे में याद रखिएगा कि ये पहली वुमेन थी जो कि इलेक्ट हुई थी एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान और ये पहली अनमैरिड प्रेसिडेंट भी थी, साथ ही पहली प्रेसिडेंट थी टू बी ऑफ बोथ हक्का एंड एबओरिजिनल डिसेंट। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ताइवान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 कंसेक्यूटिव 4 साल का टर्म कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा कि विलियम लाई नए प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो आंसर इज जाई इंग वेन। ठीक है, चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। Who has been recently appointed as the Chief Executive Officer of the Indian Olympic Association? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं मिस्टर रघुराम अय्यर, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। Who has been appointed as India's ambassador to the World Trade Organization in Geneva? जेनेवा के अंदर जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, यहाँ पे इंडिया के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त हो गए हैं? इनका नाम है सेंथिल पांडियान सी। ठीक है, इंडिया के नए रिप्रेजेंटेटिव हैं या एम्बेसडर हैं टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Who has been appointed as the first woman director general of police in महाराष्ट्र? हाल ही में रश्मि शुक्ला पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन चुकी हैं महाराष्ट्र में। Which motivational speaker and NGO founder was appointed as a brand ambassador for the government's विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव? गवर्नमेंट का जो विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव है इसके लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अमिताभ शाह को। Who has been recently appointed as a chairman of the 16th Finance Commission? और ये 5 स्टार क्वेश्चन है। जो 16th Finance Commission है उसके लिए नए चेयरमैन बन चुके हैं अरविंद पनागरिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं या ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो न्यूज़ में थी, इनके अपॉइंटमेंट जरूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और काफ़ी कुछ यहाँ पे हमने रिवाइज भी कर लिया है। तो इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे अपना रिवीजन साथ लेते हुए, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी न्यूज़ आती जा रही हैं आप उनको भी कवर करें, साथ ही साथ जो पुराना है या जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इसी तरह से हम रिवाइज करेंगे। तो आज का सेशन डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे और जो भी आपने यहाँ पे टाइम दिया है उसका एक बेहतरीन आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है,
हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Neenu Hadsana signing off.